नमस्कार दोस्तों, अब हम प्रतिदिन न्यूज एंड व्यूज में देश विदेश, राजनीति, धर्म, समाज, विरासत, आर्थिक, बाजार, खेलकूद, स्वास्थ्य, फिल्म, टेलीविजन, कृषि, संसाधन, शिक्षा, साहित्य, सरकार, रोजगार, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित खबरों के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको पूरा दिन किसी भी न्यूज चैनल के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच जारी विवाद में एक जबरदस्त मोड़ आ गया है। अलापन बंदोपाध्याय अपने पद से रिटायर हो गए हैं। अलापन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में काम करेंगे। अलापन बंदोपाध्याय के रिटायर होने के बाद 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हरिकृष्ण द्विवेदी मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। द्विवेदी वर्तमान में राज्य के गृह विभाग के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अलापन मंगलवार से ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी देश की उम्रदराज होती आबादी के मद्देनजर बच्चों के जन्म पर लागू सीमा में ढील देगी, ताकि दंपत्ति 2 की बजाय 3 बच्चों को जन्म दे सके। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल ने 1980 के दशक से जन्म संबंधी सीमाएं लगाई थी, लेकिन अब चीन में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में तेजी से कमी आ रही है और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है। राजनीतिक नेताओं द्वारा कोविड की दवाओं के अवैध वितरण के मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर क्या पड़ताल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर को जबरदस्त फटकार लगाई गई है। उसने भाजपा सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट दे दी थी। ड्रग कंट्रोलर को यह पता लगाकर बताना था कि सांसद को बांटने के लिए फेबीफ्लू जैसी दवाएं कैसे और कहां से मिल रही हैं। रिपोर्ट से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी कीमत तो उस कागज के बराबर नहीं जिस पर यह रिपोर्ट लिखी गई है। ये कूड़ा है, इसका कोई कानूनी आधार ही नहीं है। आंध्र प्रदेश के टीवी चैनलों पर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नदी में कोविड मरीज की लाश फेंकने की घटना का जिक्र किया। जस्टिस राव ने कहा कि कल लाश को नदी में फेंके जाने की घटना से जुड़ी तस्वीरें देखी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार का मखौल उड़ाने वाली ये टिप्पणी की। बेंच ने आंध्र प्रदेश के टीवी चैनलों पर दर्ज मामले में रोक लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब कोर्ट को यह बताना होगा कि राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक जरूरी राष्ट्रीय परियोजना है, इसे रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही। दरअसल कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें कोरोना वायरस संकट के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा, यह जनहित याचिका नहीं थी बल्कि प्रेरित थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू ने कहा है कि मीडिया की मुख्य भूमिका होती है जनता को घटनाओं की सही जानकारी देना। इसके अलावा उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जनता को उज्जवल जीवन पाने की दिशा दिखाए और वैचारिक क्षेत्र में जनता को सही नेतृत्व प्रदान करे। मीडिया का एक वर्ग लगातार मोदी और बीजेपी की निंदा कर रहा है। मैं कोई बीजेपी या मोदी का समर्थक नहीं हूं, मगर ऐसे में मीडिया से सवाल करना चाहता हूं कि क्या वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि मोदी और बीजेपी अगले चुनाव में हार गए तो कौन उनकी जगह देश की बागडोर संभालेगा। केरल विधानसभा ने सोमवार को लक्षद्वीप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। विपक्षी कांग्रेस UDF सहित सभी दलों ने पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया और लक्षद्वीप के प्रशासक को वहां से हटाने की मांग की। बीते कुछ दिनों से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों का जमकर विरोध हो रहा है। लक्षद्वीप के लोगों का डर है कि इन फैसलों से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को नुकसान होगा। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में भारत चीन सीमा के क्षेत्रों का दौरा करने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह सच है कि चीन हमारे सीमा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जो तिब्बत से जुड़ा है। चीन ने हमारे से अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। हम केंद्र को इसके बारे में सूचित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच एलोपैथी पर एक विवादित बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव चर्चा में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे अधिक लोगों की मृत्यु एलोपैथी दवाइयों के सेवन से हुई है। इस बात पर काफी विवाद हुआ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके ऊपर कई केस दर्ज किए। IMA के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले के साथ नेशनल टीवी पर हुई उनकी तीखी नोकझोंक काफी चर्चित रही थी। रामदेव ने कहा कि डॉक्टर लेले ने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्हें कई मैसेज भेजे हैं। कोई उन्हें पढ़ लेगा
होगा तो वो डॉक्टर लेले के बारे में यही कहेगा, ये बेचारे तो एलोपैथी के नाम पर कलंक हैं। डॉक्टर लेले एलोपैथी को ओझापैथिक बनाने में क्यों तुले हुए हैं? देश के कई राज्यों से सुपड़ा साफ होने के बाद कांग्रेस पार्टी अब पंजाब में बड़े पैमाने पर अपने नेताओं के बीच असंतोष देख रही है। पंजाब उन कुछ राज्यों में से एक है जहां पार्टी बिना किसी गठबंधन के सत्ता में है। मौजूदा शिकायतें पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हैं, जिन्होंने पार्टी को 2017 विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई थी और अकाली भाजपा गठबंधन के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंका था। कैप्टन, जो कि गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वालों का तर्क ये है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। पार्टी के भीतर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू से कड़ी टक्कर मिल रही है। सिद्धू राज्य सरकार में नंबर 2 होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया था। इसके पीछे कैप्टन को ही जिम्मेदार बताया गया था। तभी से दोनों में विवाद चल रहा है। इस मामले में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति को अब राज्य के सभी पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने का काम सौंपा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोविड रोधी टीकों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में टीकों की आपूर्ति को बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, जबकि उनके राज्य में इसे ज्यादा समय तक चलाया जा रहा है। केजरीवाल का लहजा हमेशा से शिकायत होने का दावा करते हुए खट्टर ने कहा कि दिल्ली को उसकी आबादी के लिहाज से टीके की ज्यादा खुराक मिल रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी अनएडेड स्कूल इंस्टॉलमेंट के जरिए बच्चों से वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार नहीं है कि वो अनएडेड स्कूलों को ऐसा करने से रोके। ऐसा करने से स्कूलों के साथ भेदभाव होगा और उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी। देश भर में पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के दामों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी हुई है, जहां कई जगहों पर ये 105 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल भी करीब 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोग उन सेलिब्रिटीज को भी निशाने पर ले रहे हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर खुलकर बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार में बोलने से कतराते हैं। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा था। पिछले कई सालों से 5G के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला बोलती आई है। उनका कहना है कि जनहित और पर्यावरण के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने 5G के खिलाफ याचिका दायर की है। एक बयान में जूही चावला के प्रवक्ता ने कहा, देश में 5G तकनीक को लागू किए जाने से पहले RF रेडिएशन से मानव जाति, महिला, पुरुष, बच्चों, जानवरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर बारीकी से ध्यान दिया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि 5G टेक्नोलॉजी भारत की मौजूदा आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित है या नहीं। कोरोना महामारी के बीच बिहार के दरभंगा से एक चिंतित करने वाली खबर सामने आई है। दरभंगा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीते 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों में से एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि बाकी 3 बच्चों में निमोनिया की शिकायत थी। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सौंपा है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने को लेकर केंद्र से पूछा कि उसकी टीका खरीद की नीति क्या है। इस दौरान केंद्र ने न्यायालय को बताया कि टीकों के लिहाज से संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा। मेहता ने पीठ को सूचित किया कि फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र की बात चल रही है। अगर ये सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय सीमा भी बदल सकती है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस खतरनाक वायरस के प्रकोप से कोई देश नहीं बचा है। इसी बीच अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को चेताया कि कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में कोविड-26 और कोविड-32 भी देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि दुनिया को कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने और भविष्य में महामारी के खतरों को रोकने के लिए चीनी सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि या तो कोविड-19 के ओरिजिन का पता लगाएं या फिर कोविड-26 और कोविड-32 के लिए तैयार रहें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के 6 हवाई अड्डों का संचालन करने वाले अडानी ग्रुप ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का चार्ज 10 गुना तक बढ़ाया है। कंपनी के इस फैसले से जेट ऑपरेटर खुश नहीं है। विमानन मंडलों को उम्मीद है कि अडानी जल्द अन्य 5 हवाई अड्डों में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। लखनऊ के अलावा अडानी ग्रुप के पास जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु के पद्म शेषाद्री बाल भवन स्कूल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के कदम
कदम का स्वागत किया है। गौरतलब है कि चेन्नई के पद्म शेषाद्री बाल भवन स्कूल में मौजूदा छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया था कि एक टीचर तौलिया पहनकर ऑनलाइन क्लास लेते थे और क्लास के दौरान ही स्टूडेंट को मैसेज भेजते थे। वहीं कुछ पूर्व स्टूडेंट्स ने यह कहा कि इस टीचर पर गलत तरह से छूने और यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा दिया और कहा कि कई शिकायतों के बाद भी स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद डीएमके के नेताओं की तरफ से स्कूल के विरोध में बयान दिए गए थे। मार्केट के धुरंधर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि बेंचमार्क BSE सेंसेक्स अगले 10 साल में 2 लाख का अहम पड़ाव छू सकता है। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा लेवल से सेंसेक्स हर साल करीब 15% की ग्रोथ दर्ज करेगा। मौजूदा वक्त में सेंसेक्स 51,400 के लेवल पर बना हुआ है। हालांकि उनका मानना है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ अगले दशक के दौरान GDP ग्रोथ के मुकाबले कहीं ज्यादा रहेगी। अग्रवाल ने कहा है कि मुझे के शेप वाली रिकवरी की उम्मीद है और बड़े कारोबार ज्यादा तेजी से रिकवरी करेंगे। नोटबंदी, GST लाए जाने और रेरा जैसे कानूनों, कच्चे तेल के दाम और कोविड-19 की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर रहा है। निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, 1.25 लाख तक जा सकता है सोने का दाम। यूरोपीय देश की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इंक्रीमेंट्स की वार्षिक रिपोर्ट में इस साल के अंत तक सोने की कीमतें $2100 के पार जाने का अनुमान जताया है। 346 पन्नों की इस रिपोर्ट में इस दशक के अंत तक सोने की कीमत $4800 के पार जाने की बात की गई है। यदि इस रिपोर्ट के मुताबिक सोने का भाव बढ़ता है तो भारत में दशक के अंत तक सोने की कीमत 1.25 लाख रुपए प्रति तोला तक पहुंच सकती है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस हरिद्वार पहुंची। पुलिस ने हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में अहम सुराग जुटाए। यहां से टीम पंजाब रवाना हो गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ओलंपियन सुशील कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। हत्या के बाद सुशील कुमार काफी दिन तक फरार रहा। तो ये थी आज की अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।